नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2010 में पूछे गए साइंस एंड प्रौद्योगिकी के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्तनपायी है, यानी कि कौन सा स्तनधारी है। अगर हम बात करते हैं शार्क की, तो शार्क जो है एक मछली होती है और इसके दांत होते हैं। अगर वही बात करते हैं स्क्विड और ऑक्टोपस की, तो ये मछलियां नहीं होती, ये मोलस्का फाइलम की विशिष्ट सदस्य होते हैं, यानी कि मोलस्का फाइलम में ही ये एग्जिस्ट करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। तो कौन सा बचा? वेल। वेल जो है हमारी एक स्तनधारी है, यानी कि स्तनपायी जीव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वह वाहक है। वह किसका वाहक है? तो जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का वाहक होता है और जो एन्फ्लुएंजा मच्छर होता है उसके द्वारा इसे फैलाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मच्छर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या थी? यानी कि जो हमारी प्रयोगशाला होती हैं, यानी कि जो लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पे पहली बार कृत्रिम रसायन कौन सा बनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बनाया गया था वो यूरिया बनाया गया था और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% मात्रा होती है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें इसका यूज़ एज अ उर्वरक किया जाता है, जिससे उनकी वृद्धि हो, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हमारा ऑर्गेनिक अम्ल है। जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जो हमारे फल होते हैं, फलों के रस में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सारे हमारे जो है ऑर्गेनिक अम्ल हैं। अब यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सिट्रिक एसिड जो है आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है। आप कभी भी देखेंगे तो जो बर्फ़ होता है, अगर बर्फ़ को आप पानी में रख डालें तो बर्फ़ क्या होता है? ऊपर आ जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बर्फ़ होती है उसका घनत्व पानी से कम होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये देखिए होता कैसे है, आपने कभी देखा हो, अगर आप फ्रिज में बर्फ़ जमने के लिए रख दें, एक बॉटल में पानी भरें और उस बॉटल को फ्रीज में रख दें, तो क्या होता है जब आप उसे बाहर निकालेंगे बर्फ़ जमने के बाद, तो वो बॉटल बहुत फूली हुई होती है। और कभी कभी अगर आप उसे बहुत ऊपर तक भर दें तो बॉटल अगर कमज़ोर होगी तो वो बॉटल फट भी जाती है। ये क्यों होता है? कि देखो जो डेंसिटी है, हमें कैसे पता लग रहा है कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है? कि बर्फ़ की अगर डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर कम हो रही है यानी कि वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? जो बॉटल है, बॉटल तो अपना वॉल्यूम बढ़ा नहीं लेगी, तो वो जो बर्फ़ है वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी और बॉटल को बाहर की तरफ धकेलेगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है पानी से। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पत्तियाँ क्यों हरी दिखाई देती हैं। आप जो प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स की मैक्सिमम जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। वो हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो सूर्य से हमारा प्रकाश आता है वो होता है हमारी वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट जब इन पत्तियों पे पड़ती है तो ये सिर्फ हरे रंग को जो है परावर्तित कर देती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और बाकी जितने भी कलर होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ ही साथ इन पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से भी ये हरी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये हरे वर्ण का प्रतिबिंब और बचे वर्णों को अवशोषित करती हैं, यानी कि हरे रंग को जो है परावर्तित कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं और बाकी कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें किस प्रकार का लेंस जो है यूज़ किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप में हमारा उत्तरदर्शी जो लेंस है वो यूज़ किया जाता है, जिससे होता क्या है कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते। बहुत छोटी सी छोटी वस्तु हम उसके नीचे रख के देख पाते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत पृथ्वी की किससे बचाती है। यानी कि ओजोन जो लेयर है वो पृथ्वी को किस चीज़ से बचाती है। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सन होता है, सन से जो विकिरण आता है उसमें एक रेज होती हैं जिन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज,
ये जो रेज होती हैं ये मानव के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, मानव को इनसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये रेज किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं? जो हमारी ओजोन परत है वायुमंडल में ऊपर, उसके द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे ये मानव को हानि ना पहुंचा पाएँ। और ये ओजोन लेयर कहाँ पर होती है? तो ये समताप मंडल में हमारी मौजूद होती है, यानी कि समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओजोन गैस की, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो जो ओजोन गैस होती है ये हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत क्या करती है? हमारे अंतरिक्षीय व अन्य विकिरण से जो है हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है, यानी कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो पूछ रहा है कि रमन इफेक्ट के द्वारा किसको विकसित किया गया है। तो रमन इफेक्ट के द्वारा हमारे जो है धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। रमन इफेक्ट के सिद्धांत पे हमारे धूप के चश्मे का निर्माण कैसे किया जाता है कि जो धूप आती है वो जो किरणें उसमें आती हैं, जो धूप के चश्मे होते हैं उन किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। तेज प्रकाश का हमारी आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका अवशोषण करके हमारी आंखों को ठंडा रखते हैं। तेज प्रकाश के नुकसान से हमारी आंखों को बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं। अब इसी के लिए इसकी जो आविष्कार किया गया था रमन इफेक्ट, किसके द्वारा दिया गया था? तो CV रमन द्वारा ये इफेक्ट दिया गया था और इसी के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, यानी कि हम जो दूध से दही बनाते हैं इसमें किस जीव की ज़रूरत होती है? तो इसमें जो है हमारे जीवाणु की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा दूध होता है, दूध से जो हम दही में चेंज होता है, इसमें हमारी किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ये प्रक्रिया के द्वारा जो है दही जमता है और इसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा दूध होता है वो बिल्कुल लिक्विड होता है और दही हमारा हल्का सा सॉलिड फॉर्म में होता है। बिल्कुल सॉलिड भी नहीं बोल सकते, लेकिन एज़ कंपैरिजन टू मिल्क वो थोड़ा सॉलिड होता है। तो ये भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है। इसमें होता क्या है, जो हमारा लैक्टोज शुगर होता है दूध में, लैक्टोज जो शुगर होता है वो, और साथ में यीस्ट, लैक्टोज शुगर यीस्ट के साथ एक क्या करता है, किण्वन की प्रक्रिया करता है, जिससे बनता क्या है, हमारा लैक्टिसिक एसिड बनता है। लैक्टिस एसिड बनता है और यही जो है हमारा दही जमाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसी के कारण हमारा जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है कि विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। ये अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। H5N1 ये एक वायरस होता है, विषाणु होता है, जो किन में पाया जाता है? जो हमारे मुर्गे और मुर्गियां होती हैं, मेनली इनमें पाया जाता है। अगर कोई इस वायरस से पीड़ित अगर कोई मुर्गा या मुर्गी है और उसका मांस अगर कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है, तो ये जो है उस इंसान में भी आ जाती है बीमारी। और ये कौन सी बीमारी है? तो ये इसे किस नाम से जाना जाता है? बर्ड फ्लू के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है पानी में निम्न में से एक अधिक मात्रा में उपस्थित होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो पेयजल होता है, यानी पीने का जो पानी होता है, अगर उसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि किसकी अधिकता ज़्यादा हो जाएगी? नाइट्रेट की। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो नीली पड़ने लगती हैं, इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नीली पड़ने लगती है, साथ ही साथ क्या होता है, वो स्वास्थ्य के रूप में जो है कमज़ोर होने लगता है, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो इस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। और ये अभी कहाँ पर देखा जाता है सबसे ज़्यादा? भारत में। तो जो तराई क्षेत्र हैं हमारे भारत के, वहाँ पर ये देखा जाता है। तराई क्षेत्र कौन से हैं? तो जो हमारा नॉर्थ तराई क्षेत्र में देखा जाता है, यानी कि जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर ज़िला है, लखीमपुर खीरी ज़िला है, पीलीभीत है, ये सारे ज़िले हमारे तराई बेल्ट में आते हैं। जो हमारा ऊपर ऐसे हमारा माउंटेन है, यहाँ पर जो नीचे तराई बेल्ट है, इसमें जो जो हमारे राज्य या उसके ज़िले आते हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो है वर्ष 2010 में पूछे गए सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करा। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी वर्ष 2008 के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।